रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कोरोना के मामले लगातार देश में बढ़ रहे हैं और ये लगातार दूसरा दिन है जब कोरोना के मामले 2 लाख के पार हो गए हैं। तमाम पाबंदियां, सख्तियां जो सरकार कर रही है वो सब कुछ नाकाम ही साबित हो रहे हैं। जी हां, लंबी कतारों को अगर आप टेस्टिंग के लिए देखिए, लंबी कतारों को मरीजों के एडमिशन के लिए हॉस्पिटल में देखिए, या फिर लोगों का गुस्सा जो इस लाचार होती व्यवस्था पर है, ये सब तस्वीरें पूरे देश को झकझोर रही हैं। कोविड के लगातार बढ़ते मामलों के बीच तमाम राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों और केंद्र सरकार सब पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, डॉक्टर संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी और दोनों में आज टक्कर करेंगे। टक्कर उस व्यवस्था पर जिसमें हर कोई आहत हो रहा है, क्योंकि अपनी नजरों के सामने बेतहाशा बढ़ते मामलों के बीच एक व्यवस्था लाचार दिखाई दे रही है, नाकाम दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बीच आइए पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने अंदाज में केंद्र सरकार को घेरते हुए, खासतौर पर मोदी सरकार और जो लोगों के जागरूकता को बढ़ाने के लिए एक वक्त पर थाली पीटा गया था, उन सब का मजाक उड़ाते हुए सरकार पर गंभीर चोट की है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, यह रिपोर्ट देख लीजिए। तबाही मचा रही है कोरोना की सुनामी। न ऑक्सीजन है, न दवाई। अस्पताल हांफ रहे हैं, व्यवस्था लाचार है। शवों के लिए कतार, अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार। कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा कहर ढाया है कि हर तरफ चीख पुकार मची है, लेकिन सियासत पूरे चरम पर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोविड स्ट्रेटजी को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने ट्विटर पर लिखा, केंद्र सरकार की कोविड रणनीति, स्टेज 1 तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, स्टेज 2 घंटी बजाओ, स्टेज 3 प्रभु के गुण गाओ। राहुल गांधी कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल ने केंद्र की मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधा था। मैंने और कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने कहा, नरेंद्र मोदी जी, कोरोना से हिंदुस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है। आप तैयारी करिए, अर्थव्यवस्था को बचाने का काम शुरू कीजिए, मजदूरों की रक्षा करने का काम शुरू कीजिए, छोटे बिजनेस वालों, दुकानदारों की रक्षा करने का काम शुरू कीजिए, क्योंकि तूफान आने वाला है। इन्होंने कहा, राहुल गांधी लोगों को डरा रहा है। देश में नए कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार दूसरे दिन 2 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल में रैलियों का रेला नहीं थम रहा। राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर नजर डालें तो 8 अप्रैल को जहां एक दिन में 2783 नए मामले सामने आए थे, वहीं 15 अप्रैल को यह संख्या बढ़कर 6769 तक पहुंच गई। कोरोना के खौफनाक आंकड़ों के बीच सियासी दंगल में नेता जमकर ताल ठोक रहे हैं। पश्चिम बंगाल के 4 दौर के चुनाव बाकी हैं, लेकिन चुनाव आयोग एक साथ चुनाव कराने की संभावनाओं से इनकार कर चुका है। खुद राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में रैलियों की रेले का हिस्सा बन रहे हैं। जो कांग्रेस कोरोना को लेकर सवाल उठा रही है, उसी पार्टी का एक प्रत्याशी कल कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुका है। सोशल मीडिया पर रैलियों को लेकर तंज कसे जा रहे हैं, लेकिन सियासी सवाल सिर्फ व्यवस्था पर उठ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका पक्ष रखेंगे। संबित जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हुए, देखिए एक वक्त था जब कोरोना पिछले साल आया, पहली लहर थी, लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ, परिस्थितियां ठीक थी, नियंत्रण में सब कुछ रहा। लेकिन दूसरी लहर का हर दिन बिगड़ते हालात के बीच आज लोग बड़े हताश हैं। उनको लग रहा है कि हमने क्या व्यवस्था, हमने पहली लहर से क्या कुछ नहीं सीखा। जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं, उनका कहना है
कि मैं जब कहता था तो मुझे कहता था कि राहुल गांधी डरा रहे हैं लोगों को। क्या जवाब है आपका इन परिस्थितियों पर? देखिए अंजना जी, पहली बात तो है, आपने कहा आज ये जो टक्कर है हम दोनों के बीच होने वाला है। मुझे लगता है आज कहीं ना कहीं ये टक्कर नहीं है, हम समाधान की ओर बढ़े। मैं बिल्कुल टक्कर नहीं करूंगा। सवाल पूछना बिल्कुल जायज़ है, लोकतांत्रिक देश है, सरकार से सवाल पूछना चाहिए। और मैं पूरी संवेदनाओं के साथ, क्योंकि जो दृश्य सामने आ रहे हैं, लोग अपने परिजन खो रहे हैं, लोग आज परेशान हैं, तो मैं उनको और चिल्ला करके परेशान नहीं करना चाहता हूं। देखिए सवाल राहुल जी का पूछना बनता है, पूछना चाहिए भी, मगर शब्दों का चयन उचित हो, ये टोंटबाजी ना हो। सवाल हो तो ठीक भी है। ये कहना कि एक तुगलकी लॉकडाउन था, देखिए अंग्रेजी में कहावत है डैम इफ यू डू डैम इफ यू डोंट, मतलब आप लॉकडाउन लगाओ तो आपसे पूछा जाता है ये तुगलकी लॉकडाउन क्यों लगाया। लॉकडाउन नहीं लगाओ तो यही राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि आपने लॉकडाउन क्यों नहीं लगाया। दूसरा पॉइंट इनका था कि थाली बजाओ ताली बजाओ। देखिए थाली ताली क्यों बजाई गई थी? कोरोना को भगाने के लिए नहीं बजाई गई थी। राहुल गांधी एक सांसद हैं, वो तो समझते हैं ना कि ये थाली ताली क्यों बजाई गई थी। ये प्रोत्साहन देने के लिए, कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहन देने के लिए केवल हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में बजाई गई थी। और तीसरी बात उन्होंने कहा प्रभु के गुण गाओ। क्यों? प्रभु के गुण गाने के लिए सरकार नहीं कह रही है, प्रभु के गुण कोई भी गा सकता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। बिल्कुल समाधान के साथ आइए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे यहां पर बैठी हमारी कांग्रेस की प्रवक्ता है, हम सब जिम्मेदार लोग हैं। क्या राहुल गांधी जी ने वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लगा लिया है? लगा लिया है कि नहीं, यह भी मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि यही वो विपक्षी पार्टियां हैं जिन्होंने जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ उस समय इन लोगों ने कहा ये वैक्सीनेशन में गड़बड़ी है, वैक्सीनेशन नहीं लगवाना चाहिए। अखिलेश यादव तो यहां तक चले गए कि मैं तो किसी भी कीमत पे वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। देश को भटकाने की कोशिश हुई। आज अचानक ये सवाल पूछा जा रहा है कि वैक्सीनेशन और ज्यादा होना चाहिए था। मैं आज विनम्रता से पूछना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने फर्स्ट और सेकेंड डोज वैक्सीन का लगा लिया है या नहीं लगाया है? उससे सर देश की परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी कोविड की, उससे अस्पतालों में परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, उससे टेस्टिंग के लिए ज्यादा लोगों को सुविधाएं मिल जाएंगी, उससे अस्पतालों की हर जगह की हालत ठीक हो जाएगी। सर नहीं, आपने डिबेट ही रखा है। राहुल गांधी के ट्वीट पर डिबेट नहीं रखती और ऑक्सीजन पे रखती, तो मैं ऑक्सीजन के विषय को भी लेके आया हूं, उस पे मैं बताता। क्योंकि आपने कहा राहुल गांधी के ट्वीट पे ये डिबेट है और राहुल गांधी के ट्वीट को दिखाया भी गया है। चूंकि राहुल गांधी सेंट्रिक डिबेट है और राहुल गांधी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक सांसद है कांग्रेस पार्टी के, और ये जो वैक्सीन लगाने के विरोध में भी उन्होंने कहा था, और चूंकि उनके ऊपर डिबेट हो रहा है, मैंने एक सवाल पूछा, विनम्रता से पूछ रहा हूं, क्या उन्होंने अपना ड्यूटी एज अ सिटीजन पूरा किया है कि वैक्सीन लिया उन्होंने, या वो वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं करते? ठीक है, ठीक है। सुप्रिया जी क्या जवाब होगा आपका? सवाल है कि हर व्यक्ति को एक ऐसा हिस्सा था इस पूरे महामारी के दौरान जब विपक्ष बार बार सरकार पर हमला करने के लिए कहीं वैक्सीन पर हमला कर देता था, अफवाहें बहुत फैलाई जा रही थी, लोगों के मन में शंकाएं बहुत बढ़ी। इन सब के बीच उनका यह भी सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने वैक्सीनेट किया है, कि नागरिक के रूप में जो जिम्मेदारी दिखानी चाहिए वो दिखाई है? अंजना जी, मैं अपने गृह क्षेत्र महाराजगंज में हूँ और मौत का जो मंजर हमारे आसपास दिख रहा है, और मुझे ये बताते हुए खेद होता है कि आज मेरे बहुत प्रिय जानने वाले की लखनऊ में कोरोना से मौत हो गई और 13 घंटे इंतजार करना पड़ा उनका अंतिम संस्कार करने के लिए, और उसके बाद हर तरह का पुल एंड पुश जिसको कहते हैं लगाना पड़ा, स्ट्रिंग्स पुल करने पड़े, उसके बाद उनका अंतिम संस्कार हो पाया। ये मैं बड़े खेद से बताती हूँ, क्योंकि मौत का जो घिनौना मंजर हम देख रहे हैं ये राजनीतिक नहीं है। मैं संबित पात्रा जी की एक बात से आज पहली बार सहमत होंगी कि हम टक्कर नहीं, हम समाधान ढूंढना चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब जलते जलते इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम की लखनऊ और गुजरात जैसी जगहों में लोहे पिघल जाते हैं, जब ऐसा लगता है कि दिवाली के दिए नहीं ये तो चिताएं जल रही हैं, जब बेड नहीं है, जब रेमडेसिविर 12,000 रुपए प्रति वाइल पे ब्लैक मार्केट होने लगती है गुजरात में या किसी और भी प्रदेश में, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि वो भाजपा का है या कांग्रेस का है, कहीं पर भी होने लगती है, तो ये विस्मय की परिस्थिति है। मुद्दा ये नहीं है कि राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लगाया कि नहीं लगाया, मुद्दा ये है कि राहुल गांधी जी ने जो बातें उठाई हैं वो सही है या नहीं है। मेरी उम्र 43 साल है, मैं वैक्सीन क्यों नहीं लगवा सकती हूँ, ये सवाल मैं जानना चाहती हूँ। मैं अपने क्षेत्र में घूमती हूँ, मैं वनरेबल हूँ, मेरे घर में बच्चे हैं, बूढ़े सास ससुर है,
मैं क्यों जाके उनको अपना इन्फेक्शन दूं? मैं वैक्सीन वाकई में लगाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अफरा तफरी करके चुपचाप पीछे से नहीं लगवाना चाहती हूँ। मुझे वैक्सीन क्यों ना लगे, मैं पहली एक बात। और एक छोटी सी बात आपसे जरूर आज ये पूछना चाहती हूँ अंजना जी, और आपके माध्यम से बीजेपी से और दर्शकों तक ये पूछना चाहती हूँ, क्या आज भी हम डिनायल में रहेंगे? क्या आज भी हम इस बात को नहीं उठाएंगे कि पिछले 1 साल में हमने क्या प्रिपरेशन करी? राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लगवाई या ना लगवाई, इसलिए हमारा वैक्सीन शॉर्टेज हो गया, हमने एक्सपोर्ट कर दिया वैक्सीन, हमने एक आदमी से वैक्सीन बनवाया देश में। ठीक है, ये किस तरह की बात? ये तमाम सवाल मैं उनसे पूछूंगी, होगी कि नहीं होगी? ये तमाम सवाल मैं उनसे पूछूंगी सुप्रिया जी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। ये तमाम सवाल मैं उनसे पूछूंगी कि क्या सरकार अभी भी मोड ऑफ डिनायल में है? क्या संबित जी स्वीकारेंगे कि परिस्थितियां बहुत खराब हो चुकी है कोविड को लेकर? लेकिन उससे पहले आपने मेरे सवाल का तो जवाब ही नहीं दिया। मैं तो ये सवाल पूछ रही थी कि क्या विपक्ष ने अफवाहें फैलाई? क्या विपक्ष ने वैक्सीनेशन को लेकर, वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में शंका पैदा की? क्या ये सवाल कम से कम मोड ऑफ डिनायल में इस पर विपक्ष भी ना रहे? अगर अखिलेश यादव से लेकर हर कोई को वैक्सीन पर सवाल खड़े कर रहा था, आपकी पार्टी के भी कुछ नेता थे जिन्होंने ट्वीट किया था, तो फिर आज वो डिनायल भी नहीं रहना चाहिए ना? आज वही वैक्सीन सबको इतना इंपॉर्टेंट लग रहा है सुप्रिया जी? कल तक कह रहे थे कि ये तो पानी है, खराब है। अंजना जी, आपने 100 आने सच बात कही है। किसी ने भी अगर इसके बारे में कुछ कहा वो गलत था, लेकिन सच ये भी है कि क्या सरकार ने वैक्सीन इस तरह से स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करी, ये सोच के किया कि लोगों के मन में भ्रम रहेगा तो शॉर्टेज हो गई? क्या सरकार ने प्राथमिकता नहीं दी? आपको पता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बोल दिया, जवाब देते हैं। सरकार तो देश के मत से आई है ना, ब्रूट मेजोरिटी की सरकार है, 7 साल से सरकार। मुझे आप एक छोटी सी बात बता दीजिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो आज एकमात्र यहाँ पे ये वैक्सीन मैन्युफैक्चर कर रहा है एस्ट्राजेनेका, उन्होंने 2 हफ्ते पहले हाथ खड़े कर दिया कि हमें 3000 करोड़ रुपए चाहिए, हम नहीं और रैंप अप कर सकते हैं कैपेसिटी, हम सिर्फ 10 करोड़ डोज बना सकते हैं। 30 करोड़ लोगों को इस देश में डायबिटीज, हाइपरटेंशन और प्रॉब्लम्स है। उन 30 करोड़ लोगों के लिए सरकार ने क्या प्लानिंग करी है? ये सवाल तो आज पूछा जाएगा ना अंजना जी। संबित जी जवाब देंगे। संबित जी, देखिए क्या परिस्थितियां खराब है? सरकार मोड ऑफ डिनायल में है। ये जो भी परिस्थितियां हैं सब पर एक तो आप वैक्सीनेशन को लेकर भी सर, आंकड़ों को लेकर लगातार नंबर सामने आते हैं, कह रहे हैं कि आपने पिछले 6 दिनों में इतने 6 करोड़ बाहर भेज दिए हैं। क्या वैक्सीनेशन अभी भी विदेशों में ज्यादा भेजे जा रहे हैं और भारतीयों के लिए कम है? ये आम सवाल है सर, सड़कों पर लोग पूछ रहे हैं ये। अंजना जी, मैं आपको एक एक करके सबका जवाब देता हूं, बड़े शांत चित्त से जवाब देता हूं, क्योंकि जिसके घर में जिसके पिताजी, माताजी या बच्चा जिसका गुजर गया हो, उसको आंकड़ों से ज्यादा आज कम से कम तथ्यों की आवश्यकता है और चिल्ला करके नहीं। देखिए, पहली बात है, ये असामान्य समय है, अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है। बहुत सारी चीजें असामान्य तरीके से ही होंगी। जैसे कि अभी कांग्रेस पार्टी का यह आक्षेप था कि आपने वैक्सीन सही तरीके से नहीं बनाया, बिल्कुल सही बात। हो सकता था कि और बहुत सारी प्रशिक्षण होते, मगर असामान्य समय था, तो ये कहीं ना कहीं इमरजेंसी यूज के लिए वैक्सीन को आपने अलाउ किया। इसमें विश्वास तो दिखाना पड़ेगा। उस समय कहा गया कि ये पानी है, हम नहीं लगाएंगे, और नेताओं ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया कि हम नहीं लगाएंगे, जिससे लोगों में भ्रम फैला। आप जानते हैं, लाखों की वैक्सीन वेस्टेज हो गई, अभी भी लाखों की वैक्सीन वेस्टेज हो रही है। मेरे पास वो चार्ट है जो आज तमाम अखबारों में 16 अप्रैल तक सुबह 8 बजे तक का छपा हुआ है कि किस प्रकार से कोई भी स्टेट ऐसा नहीं है जहां पर कि बफर स्टॉक नहीं है। आने वाले 5 दिन कहीं 8 दिन का बफर स्टॉक है, तो वैक्सीन की शॉर्टेज कहीं नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, यहां कहा गया कि मैं कम उम्र की हूं तो मुझे वैक्सीन क्यों नहीं दिया जा रहा है। मेरे भी बच्चे हैं, देखिए बच्चे यहां सबके हैं, सबको वैक्सीन देना चाहिए। एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है, देश के सारे लोगों को रिसोर्स यूज करते हुए पूरे हेल्थ सेंटर्स के सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है। उस प्रायोरिटी लिस्ट में 45 साल से ऊपर सभी लोगों को लग रही है। क्या 45 साल से ऊपर सभी लोगों ने वैक्सीन लगा लिया? मुझे खेद है कहते हुए कि यह संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में ऐसा है जो लोगों ने नहीं लगाया है, क्योंकि एक भ्रम के वातावरण को यहां जागरूक किया गया। थर्डली, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो कहा वो बहुत, उन्होंने कहा कि पहले से प्रेडिक्शन राहुल गांधी ने सब कुछ कर दिया था। देखिए, मैं परसों की बात बताता हूं। राहुल गांधी जी ने चुनावी रैलियों के ऊपर हमला बोला कि चुनावी रैली करते हैं ये लोग, कोरोना फैला रहे हैं, और परसों आप देखिए गोलपोखर एरिया में जाके उन्होंने इतनी बड़ी रैली कर दी, वहां पर खुद जाके उन्होंने संबोधित किया जहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। ये फोटो हम सब ने देखा है। और देखिए, लखनऊ में भी लोग मर रहे हैं,
छत्तीसगढ़ में भी लोग मर रहे हैं। मुझे कष्ट इस बात का होता है कि छत्तीसगढ़ में शव वाहन करने के लिए 2,500 रुपए लिया जाता है, और मैं दुख के साथ कह रहा हूं कि शवों को कचड़े के डब्बे में डालकर, कचड़े के गाड़ी में डाल करके 2,500 लेके शवों को आप शवगृह तक पहुंचा रहे हैं। कम से कम ये 2,500 रुपए वेव ऑफ तो करिए। जो लोग मर रहे हैं उनसे 2,500 रुपए लेना और कचड़े के गाड़ी में डाल के शवों को ले जाना, ये देखिए, आप भले ही आपका राज्य हमारा राज्य इस डिबेट में नहीं करना चाहते हैं, मगर राहुल गांधी जी महाराष्ट्र को लेकर चुप हैं, राहुल गांधी जी राजस्थान को लेकर चुप हैं, राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ को लेकर चुप है, पंजाब को लेकर चुप है। ये सिलेक्टिव बोलना उचित नहीं है, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा। आप बिल्कुल सवाल पूछिए और समाधान करते हैं। ठीक है अंजना जी, मुझे लगता है इसमें टीका जवाब भी दीजिए, लेकिन साथ में सवाल ये है कि एक सेकंड सर, एक सेकंड सुप्रिया जी, एक सेकंड, सवाल भी तो सुनिए। देखिए, महाराष्ट्र की परिस्थितियां, महाराष्ट्र की जो परिस्थितियां थी और लंबे वक्त से आहट आ रही थी, लेकिन डिसीजन लेंगे लॉकडाउन पे, ले रहे हैं, 10 दिन पे हम मॉनिटर कर रहे हैं। ये बीमारी आपको इतना टाइम नहीं देती है, देरी हुई क्या? महाराष्ट्र पर क्यों नहीं बोलेंगे आप लोग, क्यों नहीं जवाब देंगे? ये सवाल हर किसी से पूछ, अगर उसी तीखेपन से आप सवाल संबित पात्रा से भी करेंगी और उद्धव सरकार से भी करेंगी, तब माना जाएगा कि आप ईमानदारी से इस पर बात कर रही हैं। और रैलियों के खिलाफ बोले और फिर एक रैली कर ले, तो फिर क्या तात्पर्य है? सुप्रिया जी, आपने बिल्कुल सही बात कही अंजना जी, इसमें सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म मैं कर भी नहीं रही हूँ। सच तो यह है कि हालात तो बिगड़ने फरवरी से शुरू हो गए थे, लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि डिनायल में थे लोग। आप मुझे बताइए, इलेक्शन कमीशन या चुनाव आयोग सरकार से सलाह मशवरा करके काम करता है। आपको लगता है इस समय चुनाव होने चाहिए? तो अगर चुनाव हो रहे हैं, मैं आपको खुद अपने दिल की बात बताती हूँ, हमारे यहाँ लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहे हैं, जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, ग्राम प्रधानी के चुनाव हो रहे हैं। मैं मरती क्या ना करती, मुझे आना ही पड़ेगा अपने क्षेत्र में। मैं चाहती थी कि इस पर रोक लग जाए, लेकिन रोक नहीं लगेगी। हम नहीं चाहते थे वेस्ट बंगाल में इस समय चुनाव हो, क्यों नहीं सारे फेजेस एक में करके खत्म कर दिया जा रहा है? अगर चुनाव हो रहा है तो हम हाथ पे हाथ धरे भी तो नहीं बैठ सकते ना अंजना जी। आप ये भी तो समझिए, चुनाव आयोग या चुनी हुई सरकारों की कुछ जिम्मेदारी भी होती है, उस जिम्मेदारी से तो हम नहीं भाग सकते। एक मिनट, इस पर कोई पहल क्यों नहीं? ठीक है, इस पर कोई पहल क्यों नहीं? देखिए, हमने भी अपना शो जो राज तिलक था उसको बीच में ही रोक दिया, हमने खत्म कर दिया वो शो, क्योंकि अभी लोगों की जिंदगी को रिस्क में डालना मुश्किल है। मैं वापस दिल्ली आ गई। कुछ फैसले लेने पड़ते हैं ना आपको। क्या इस तरफ सरकार नहीं सोच रही है कि ऐसे जितने भी, मतलब आपने एक वक्त पर तो लॉकडाउन लगाया था ना सर, तब इतनी बुरे हालात नहीं थे। आज हालात बहुत बुरे हैं। ऐसे में कम से कम पब्लिक गैदरिंग्स पर पूरी तरह से नेशन वाइड प्रतिबंध क्यों नहीं लगाना चाहिए? अंजना जी, मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, अगर मैं अपना सवाल बोल लूं, क्या पूरी कर देंगे संबित भाई? ठीक है, पूरी कर लीजिए सुप्रिया जी, पूरी कर ले, संबित जी फिर जवाब दीजिएगा। बोल लीजिए। देखिए, मैं तो सिर्फ ये, मैं विनम्रता से एक चीज बोलना चाहती हूँ, और विनम्रता से मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि हम सब लोग सार्वजनिक जीवन के लोग हैं, इंक्लूडिंग आप, तो हम लोगों को तो मिसाल बनना ही पड़ेगा। मैं सिर्फ एक चीज ये बोलना चाहती हूँ, चुनावी रैली तो हो ही रही है। आप मुझे बताइए, गुजरात में, और मैं गुजरात के इसलिए नाम नहीं ले रही क्योंकि वहां पे भाजपा की सरकार है, IIM अहमदाबाद और IIT गांधीनगर में क्यों केसेस आए? क्योंकि वहां पर इंग्लैंड और इंडिया का मैच हुआ और 75,000 लोग बिना मास्क के थे वहां पर, इसलिए आए। आपको पता है कि जो यहाँ पर जो महाकुंभ हुआ, क्या यह वर्चुअल नहीं हो सकता था? हमारी भी हिंदू धर्म में आस्था है। हमारे 30 साधु कोरोना पॉजिटिव थे, वो पब्लिक गैदरिंग तो रोकनी पड़ेगी संबित जी, बिल्कुल रोकनी पड़ेगी। इसके बारे में सेलेक्टिव नहीं हो सकता संबित जी, नेशन वाइड, मैं जवाब नेशन वाइड सर। और ये कदम एक दिन भी अब आप लेट नहीं कर सकते हैं। एक दिन ये वायरस नहीं आके बताएगा ना, और आप तो डॉक्टर ही हैं सर। नेशन वाइड पब्लिक गैदरिंग पर रोक इंस्टेंट। मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, पहली बात तो है, यहां एक एक करके जवाब दूंगा। जो प्रश्न पहले पूछा गया उसका जवाब पहले, और फिर बाद वाले प्रश्नों का बाद में उत्तर दूंगा। पहला 1 नंबर प्रश्न जो पूछा गया, कांग्रेस ने कहा चुनाव आयोग ने ये चुनाव क्यों कराए? ये चुनाव तो स्थगित हो जाने चाहिए थे, 5 राज्यों में चुनाव नहीं होने चाहिए थे। फरवरी के महीने में ये सब निर्णय लिया गया। मुझे एक भी चिट्ठी दिखा दीजिए जहां कांग्रेस पार्टी ने कहा हो कि ये चुनाव नहीं होने चाहिए थे। कहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी, ना तो चुनाव आयोग को कहा कि कोई, हाँ उन्होंने फेज के बारे में जरूर कहा होगा, मगर ये नहीं कहा कि चुनाव आयोग ये चुनाव ना कराए। और मैं आपको अंजना जी बताता हूं, अगर खुदा ना खास्ता ये चुनाव नहीं होते तो आप जानते हैं राहुल गांधी जी क्या ट्वीट करते? डेमोक्रेसी खत्म हो गई। वैसे ही वो डेमोक्रेसी खत्म हो गई का आलाप तो लगा ही रहे हैं। और आप सोचिए, 5 राज्य में चुनाव नहीं होते, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव नहीं होते, तो अभी कहा जाता है हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी खत्म, और सारे लोग यूनाइटेड नेशन में होते, या आज तक में नहीं होते, यूनाइटेड नेशन में डेमोक्रेसी खत्म हो गया करके चिल्ला रहे होते। दूसरी बात,
देखिए, यहां कहा गया कि आप सारी रैलियां आप खत्म कर दो, आप वर्चुअल कुंभ करो। आप देखिए, अब आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आसाम में इतनी, आज तो नहीं, आज वो बंगाल में थे, उससे पहले आसाम में लगभग, वो तो वहां के एक तरह से प्रभारी थे, आसाम में हर दिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, जबकि छत्तीसगढ़ एक हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहां वो प्रचार कर रहे थे, बड़े बड़ी रैलियों को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी के गोलपोखर वाले रैली के विषय में जो परसों था, मैंने आपको अभी उदाहरण दिया। महाराष्ट्र के विषय में बात हो रही है, महाराष्ट्र में आप देखिए कांग्रेस और उद्धव जी के लोग खुद मैं कंप्लीट तो कर लूं, मैं दूसरों को सुन रहा हूं, तो मैं भी तो मैं उत्तर तो दे सकता हूं ना अंजना जी, मैं दूसरों को सुना ना मैंने शांति से। अब एक सेकंड मैं कंप्लीट बिल्कुल दे सकते हैं सर, बस मैं एक सवाल पूछ रही हूं सर, ये आपकी तमाम बातें जायज है, तमाम बातें जायज है, आप इसको जरूर पूरा कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री इस देश के कौन है, मुखिया कौन है? लॉकडाउन का फैसला पिछली बार क्यों विश्व भर में सराहा गया कि वक्त पर फैसला हिंदुस्तान में लिया गया? आप ठीक है, इस पर राजनीति हुई, विपक्ष ने कहा कि आपने जल्दबाजी में देश को झोंक दिया, लेकिन पब्लिक गैदरिंग्स पर अगर बड़ा फैसला लेना है तो इस पर देश के मुखिया को ही फैसला लेना होगा। ये कौन सा नेता कहां गया, ये कैसे समझाइएगा? आज सड़कों पर निकलिए, लोग पूछते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, इसके लिए सब देख रहे हैं ना, मतलब अल्टीमेटली तो प्राइम मिनिस्टर, जिसको कहते हैं द बक स्टॉप्स एट हिज डोरस्टेप। चलिए अंजना जी, मैं जवाब देता हूं। अंजना जी, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां अभी बनी हैं, हम सबको बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ, बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजिंग, मास्क इत्यादि के साथ आगे बढ़ना है। चुनाव है, स्वाभाविक है, चुनाव के कुछ तरीके भी होते हैं, रैलीज भी होंगी, मगर मेरा बिल्कुल मानना है जो आप कह रही हैं और जो लोग भी पूछ रहे हैं कि ये सारी रैलियां इत्यादि जो हैं ये प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ होनी चाहिए। मैं अपील भी करूंगा जनता से जो देख रही हैं कि आप भी अपने जीवन के प्रति सजग रहते हुए मास्क इत्यादि पहनकर आप आएं और अपने आप को बचाने की भरसक कोशिश करें। मैं नहीं चाहूंगा कि इसमें कोई राजनीति हो, जो सच्ची बात है वो सच्ची बात है, वो कभी मेरे कहने से झूठी या सच्ची नहीं हो जाएंगी। दूसरी बात देखिए, हिपोक्रेसी हैज टू बी कॉल्ड आउट। हम लड़े ना, बिल्कुल सजेशन दे, हम भी फॉलो करें, आप भी फॉलो करिए। हम चाहते हैं कि आपके नेता रैली ना करे, आप चाहते हैं हमारे नेता रैली ना करे, इस प्रकार से तो नहीं होगा ना। हम नेतागण हैं, हम भी उदाहरण के साथ अपने जीवन में हम भी एक उदाहरण स्थापित करें कि देखिए आपको इस प्रकार से आचरण में आना है, आपको मास्क, 2 गज की दूरी, ये सब अनिवार्य रूप से फॉलो करना है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हम सबको ये नियम पालन करने चाहिए। अंजना जी, मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी, वो नियम मानने को तैयार है, वो नियम मानने को तैयार है, लेकिन कह रहे हैं कि सबको कंसेंसस से, और ऐसे मुद्दे पर तो सुप्रिया जी वाकई मतलब कंसेंसस बनना जरूरी है, क्योंकि कोविड में भी हर कदम पर अगर आप वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े करेंगे, अगर आप लॉकडाउन को लेकर करेंगे, प्रतिबंध हर स्तर पर लगाने की जरूरत। मैं आपकी बात के साथ शुरुआत करूंगी, संबित जी बाद में जवाब देंगे। तो हल्ला बोल में आज चर्चा कोरोना की उन परिस्थितियों पर जहां पर अलग अलग राज्यों से आती खबरें हर किसी को दहला रही हैं। सवाल यह है कि एक व्यवस्था नाकाम होती दिख रही है, उस पर लोगों का गुस्सा है। टेस्टिंग से लेकर इलाज और इलाज से लेकर शमशान घाट तक जो परिस्थितियां हैं, वो कई सवाल इस व्यवस्था पर खड़ी कर रही हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके थाली पीटने का भी, मैं बार बार ये पूछना चाहती हूं, क्योंकि आपने खुद ही माना कि वैक्सीन के बारे में जिसने भी अफवाहें फैलाई सुप्रिया जी, वो गलत था। मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये थाली पीटने का मजाक उड़ाने से क्या मिलता है? मतलब बड़ी भयावह परिस्थिति है, किसी भी नेता के लिए इस वक्त गंभीरता और संवेदनशीलता दिखाना जरूरी है ना सुप्रिया जी। थाली पीटना मतलब वो अवेयरनेस के लिए था ना, जागरूकता तो सबसे बड़ा हथियार है इस बीमारी के खिलाफ। सुप्रिया जी, और क्या हुआ पिछले 1 साल में? कितनी जागरूकता ले आए हम तो चुनाव कराने लगे, हम तो चुनी हुई सरकारें गिराने लगे, ये हमारी जागरूकता थी। मैं 3 आपको फ्रेजेस बताऊंगी अंजना जी, अंग्रेजी के फ्रेजेस हैं। दिस इज द एंड गेम, बेंड इट लाइक बेकहम, that's how we have bent the curve, we are the pharmacy of the world। ये जो प्रीमैच्योर सेलिब्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने लगी थी ना, मिसलेड बाय इट्स ओन यूफेमिज्म कि भाई हम सब ठीक है, सब चंगासी, सब कुछ कंट्रोल में आ गया है, इसी के चलते लोग भी लापरवाह हुए। हमारे राजनीति के चलते हमारे नेताओं ने, जो मंत्री ने करना बहुत बढ़िया, हमने विश्व में विजय पा ली है, दुनिया सराहना कर रहा है कोविड के हमारी मैनेजमेंट की। और देखिए आज क्या हो गया। मैं 3 चीजें दर्शकों को बताना चाहती हूँ जिससे दर्शक भी ये समझे कि ये भयावह स्थिति है, इसमें कैलस मत होइए। हम डेली केसेस में दुनिया में नंबर 1 है, हम सारे संक्रमण के मामलों में दुनिया में नंबर 2 है, हम एक्टिव केसेस में नंबर 2 हैं, और हम मौत के मामलों में नंबर 4 पर पहुंच गए हैं।
दुनिया भर में हम नंबर 4 पर है। आज 100 में से एक व्यक्ति की मौत हो रही है कोरोना से। और आपको लगता है कि इसमें कोई संगीन नहीं है? बहुत संगीन मामला है ये। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि सरकार अपने लोगों की बात सुने, हमारी ना सुने। ब्रजेश पाठक यूपी में मिनिस्टर है, उन्होंने क्या कहा है? हालत ध्वस्त हो चुकी है। ब्रजेश पाठक जी ने चिट्ठी लिख के कहा हालत ध्वस्त हो चुकी है। मनोहर सिंह जी इनके पूर्व अध्यक्ष थे लखनऊ के, उनके लड़के ने जब कोविड सेंटर फोन किया, उनको बोला गया जाओ मर जाओ, उन्होंने ट्वीट किया इसके बारे में। और तो और जो गैर जिम्मेदार बयान है वो बंद होने चाहिए। तीरथ रावत जी कहते हैं गंगा मैया हम सबकी पावन है, लेकिन ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है कि भगवान का नाम घर पे लेकर बैठो जब इतनी बड़ी महामारी आई है। इसमें सरकार को रोल प्ले करना चाहिए था कि इतना बड़ा एकत्र ना हो हुजूम। उसके चलते देखिए कितना बड़ा फैला है हरिद्वार में, कितने एक्टिव केसेस हरिद्वार में बारे। इसका दोषारोपण मैं नहीं कर रही हूं, लेकिन इसकी जवाबदेही तो बनेगी ना। सरकार में तो भाजपा है ना, हम तो नहीं है सरकार में। क्या इस देश की राजनीति और चुनावों के फैसले ने लोगों के मन में ये धारणा पैदा कर दी कि अब तो बीमारी खत्म हो गई है? देखिए, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रीमैच्योर सेलिब्रेटरी स्टेटमेंट्स दिए। सेलिब्रेटरी स्टेटमेंट मतलब हमने कहा कि हमारे वैक्सीन्स और वैक्सीन मैत्री हो रही है, हमारे वैक्सीन्स अच्छे काम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन अच्छे तरीके से चल रहा है। ये सेलिब्रेटरी नहीं है, यथार्थ था। मगर सेलिब्रेटरी स्टेटमेंट फिर भी ठीक है, सैडिस्टिक स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए। ये जो सैडिस्टिक स्टेटमेंट देकर ये कहीं ना कहीं हम जो वोट की राजनीति करना चाहते हैं, ये भी उचित नहीं। दूसरी बात है, बार बार आपने कहा कि देखिए कुछ लोगों ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया, कुछ लोगों ने उस प्रकार का स्टेटमेंट दिया, चुनाव हो गए जिसके कारण से केसेस बढ़ गए। बिल्कुल सही है, केसेस बड़े होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। मगर आंकड़ों के साथ मैं बता दूं, आज विश्व का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट अगर कहीं है तो वह है महाराष्ट्र का राज्य। महाराष्ट्र किसके द्वारा शासित है? क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहा है? आपने क्रिकेट मैच के बारे में गुजरात में तो बात कर ली, महाराष्ट्र में भी क्रिकेट मैच हुआ था। सरकार किसकी है? वहां वसूली में व्यस्त थे कि किस प्रकार से 100 करोड़ रुपए प्रति माह कमाना है। अगर 100 करोड़ रुपए कमाने के बदले में स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जाता, वही 100 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के ऊपर खर्च किया जाता जो 100 करोड़ रुपए नेताओं के जेब में जा रहा था, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की हालत ठीक होती आज। नंबर 2, देखिए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 की बात करके राहुल गांधी जी ने तंज कसा है, यह एडवाइस नहीं दिया है, तंज कसा है। अगर तंज कसने पे आ जाए, मुझे तो बुरा लग रहा है कि तंज कसना पड़ रहा है, तो स्टेज 1 में कांग्रेस पार्टी ने, याद करिए इससे पहले जो 2020 में कोरोना का पूरा प्रकोप फैला था, उसमें लगभग 2.5 लाख N95 मास्क का घोटाला, मास्क चोरी हुआ था जयपुर के एक अस्पताल में राजस्थान में। अब जब स्टेज 2 हुआ है 2021 में, 320 वैक्सीन चोरी हो गए हैं राजस्थान में, उसका घोटाला हो गया है। देखिए, इसको आपदा को घोटाले में बदलना, एक आपदा में किस प्रकार से सब लोग एक दूसरे की मदद करें, उसको छोड़ करके यहां आपदा से घोटाला। आपदा में भी 320 वैक्सीन चोरी, 2.5 लाख N95 मास्क गायब, उसके पैसे कहां जा रहे हैं? बताइए, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? और अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देखिए तू मैं से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, मैं कंप्लीट कर रहा हूं 10 सेकंड में। और सुप्रिया जी, मैं जानता हूं कुछ स्थानों पर ऑक्सीजन की कमी हुई है, कुछ स्थानों पर रेमडेसिविर की कमी हुई है। देखिए, मैं कुछ यथार्थ बातें, अभी प्रधानमंत्री जी ने जो मीटिंग की थी ऑक्सीजन को लेकर, तीन बड़ी बातें मैं प्रधानमंत्री जी के बता दूं ताकि लोगों में एक कॉन्फिडेंस आए। 50,000 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन ये इंपोर्ट किया जा रहा है। दूसरी बात है, हर फैसिलिटी में ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, 24/7 ये प्रोडक्शन बढ़ेगा। और डेली डोज जो कंट्री का है वो 7127 मेट्रिक टन बढ़ाया जाएगा। जितने भी स्टील प्लांट इत्यादि किसी भी स्टेट में है, वो सारा ऑक्सीजन अपना मेडिकल यूज के लिए डाइवर्ट करेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में सेल को कहा गया है वो अपना ऑक्सीजन मेडिसिन पर्पस के लिए दे, महाराष्ट्र में JSW और बाकी जितने भी स्टील प्लांट है वो ऑक्सीजन उसके कारण से दे। और जो 162 प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन PSA प्लांट्स थे, वो सारे तत्कालीन चालू किए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन गांव के जो हॉस्पिटल है वहां तक पहुंचाया जा सके। तो जनता से मैं कहूंगा, बिल्कुल सही है, प्रश्न पूछिए, मगर हम पूरी तरह से तैयारी के साथ आगे बढ़ेंगे। अंजना जी, ठीक है, सुप्रिया जी, आप इस पर भी चर्चा कीजिएगा। अल्टीमेटली तो मिलजुल कर ही रास्ता निकालना है। लेकिन महाराष्ट्र राज्य में जो ये बेतहाशा मामले बढ़ रहे हैं, वो किसकी नाकामी है? अंजना जी, मुझे लग रहा था कि हम आज बड़ी संगीन बहस करने वाले हैं, तो घटिया महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि कर दिया है तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख देती हूँ।
तमाम रिपोर्ट्स अभी तक आ चुकी हैं। आईएमए तक ने एक लेटर लिख दिया है कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मौत के आंकड़े भी घटाकर बताए जा रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, लखनऊ जैसे प्रदेश, लखनऊ जैसी सिटी में जहां पर हाहाकार मच चुका है, आपको पता है प्राइवेट टेस्टिंग नहीं हो रही है, सिर्फ सरकारी टेस्टिंग होगी और जिसका रिजल्ट 3 दिन बाद आ रहा है। ये लखनऊ की असलियत है, जहां पर मौत का जनाजा निकला हुआ है। ये लखनऊ की असलियत है। आंकड़े छुपाने से इस समय किसी का फायदा नहीं होगा। किसको यहाँ पे तगमा मिलने वाला है? अगर टेस्टिंग करिएगा तो आंकड़े ज्यादा आएंगे ही आएंगे। मैं दो चीजें, क्योंकि महाराष्ट्र के बारे में इतना बोला गया, मैं ये करना नहीं चाहती थी, लेकिन विवश करने के लिए माफी मांगती हूँ अपने दर्शकों से। बीजेपी के म्युनिसिपल वार्ड हेड 45,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़े गए किसी को रेमडेसिविर इंजेक्शन दिलाने के लिए राजकोट में। राजकोट में 12,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जो 800 रुपए में बिकता है बाजार में। घोड़ासार में प्राइवेट लैब्स में 3,000 टेस्ट कर लिए गए थे। रेड करने पर पता चला उनके पास इक्विपमेंट ही नहीं थे कोविड का टेस्ट करने के लिए, वो फालतू में कोविड की टेस्टिंग करके रिपोर्ट बना रहे थे। आईएमए ने, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का गुजरात चैप्टर है, उसमें गुजरात गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख के कहा है कि प्रॉपर टेस्टिंग करिए, प्रॉपर आंकड़े दीजिए और जितनी भी ऑक्सीजन सप्लाई है वो सिर्फ हेल्थ के लिए यूज करिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी पर आपको जितने आक्षेप लगाने हैं लगाइए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि आपदा को उत्सव नहीं बनाया जा सकता है। मौत के ऊपर उत्सव तो चांडाल बनाते हैं। ये हम क्या कर रहे हैं हमारे देश में? हमारे देशवासियों की मौत हो रही है, किल्लत है वैक्सीन की। हम सिर्फ 33 लाख लोगों को औसतन वैक्सीन दे पा रहे हैं, जहां पर हमको 1 करोड़ लोगों को रोज देनी चाहिए, और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि उत्सव है। ये तो सोच समझकर बात करी जाए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, राहुल जी ने पिछले साल फरवरी में कहा था सुनामी आने वाली है। राहुल गांधी जी ने इस बार कहा था वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करिए। राहुल गांधी जी ने कहा था फॉरेन वैक्सीन को अनुमति दीजिए। क्या कहा था सरकार के मंत्रियों ने? और मैं तो बहुत शर्म के साथ कहती हूँ, ऑलमोस्ट ट्रोल की तरह से बिहेव करते हैं लोग कि ये फार्मा लॉबी की बात कर रहे हैं। तो भाई सरकार ने किसने कमीशन खा लिया? ये जरूरत थी, सरकार ने ठीक काम किया, राहुल गांधी जी की सलाह मानी, लेकिन जिन लोगों ने उनको अपशब्द कहे थे, क्या आज वो माफी मांगेंगे? सीबीएसई के एग्जाम कैंसिल हुए, अच्छी बात है, ये भी तो सुझाव राहुल गांधी जी ने दिया था। आप उनके ऊपर आक्षेप लगाइए, लेकिन अगर वो सुझाव देते हैं तो उसका स्वागत भी करिए। और जो बददिमाग पॉइंट वाइज उन्होंने, ठीक है, और जो बददिमाग बनती है उनको पॉइंट वाइज उन्होंने कहा है, राज्यों की तुलना की है, आंकड़ों को छिपाने का सवाल उठाया है कि क्या गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है संबित जी। मतलब ये मैं नहीं कह रही हूँ, आज सभी अखबारों ने आंकड़े छापे हैं। 5 states account for 66% of total active cases in the country। मैं आंकड़े दे देता हूं। महाराष्ट्र 39.60%, उत्तर प्रदेश 8.27%, छत्तीसगढ़ 7 अंजना जी मैंने बीच में नहीं बोला था। अंजना जी मैंने बीच में नहीं बोला था। अंजना जी बारी बारी से, सुप्रिया जी बारी बारी से जब आप बोल रही थी सुप्रिया जी, संबित जी ने नहीं टोका, प्लीज। हाँ, महाराष्ट्र 39.60%, यूपी 8.27%, छत्तीसगढ़ 7.76%, कर्नाटक 6.15%, केरल 4.08%, रेस्ट ऑफ इंडिया 34.14%। तो आपके सामने ही आंकड़े हैं, पूरे हिंदुस्तान ने इन आंकड़ों को देखा है। ये बार बार कहना कि महाराष्ट्र में कुछ नहीं हो रहा है, ये कहीं ना कहीं सूरज के ऊपर आप कंबल ढक देंगे तो क्या वो दिखेगा नहीं क्या? तो मैं बोलने दीजिए ना मुझे। तो ये नहीं होगा। दूसरी बात, मैं जाति सूचक शब्दों से परहेज करता हूं। चांडाल कह के ये कहना कि उत्सव, मौत पर उत्सव चांडाल मनाते हैं, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा। और जाति सूचक शब्द शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना किसी भी राष्ट्रीय प्रवक्ता या राष्ट्र पार्टी के नेता को यह बिल्कुल शोभा नहीं देता है। सभी जाति, सभी धर्म महत्वपूर्ण होते हैं। और अंत में मैं कहना चाहूंगा, राहुल गांधी ने सब कुछ प्रेडिक्ट कर दिया था। राहुल गांधी के कारण ही विश्व चल रहा है, ये ब्रह्मांड चल रहा है। तो ठीक है, आप लोग खुश रहिए, राहुल गांधी जी को मेरी तरफ से मुबारकबाद दीजिएगा। ये देखिए, एक बात होता है कहना, दूसरी बात होता है करना। ये आसान नहीं है अंजना जी। पीपीई किट 72 इयर्स तक, इंडिपेंडेंस के 72 इयर्स तक एक पीपीई किट इस देश में बनता नहीं था। आज 15 से 20 लाख पीपीई किट रोज बन रहा है। एक वेंटिलेटर इस देश में 72 साल तक बनता नहीं था। आज हम सेल्फ सफिशिएंट हैं वेंटिलेटर में। ये सब कह देना कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, 72 साल तक आंखें मूंद करके सोते रहना। और वैक्सीन
पंजाब ने, छत्तीसगढ़ ने कहा था हम अपने राज्य में वैक्सीनेशन नहीं करेंगे, हम कोवैक्सीन की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। ऑफिशियल पेपर जारी किया था। उस समय तो इनको लग नहीं रहा था कि सेकेंड वेव आएगा, उस समय ये सारे लोग राजनीति कर रहे थे। अब जब सेकेंड वेव आ गया, वैक्सीन लाओ और ज्यादा वैक्सीन लाओ, क्यों लोग छूट गए हैं? अरे आप लोगों ने नोटिस जारी किया था ना पंजाब का, वो नोटिस दिखाइए जिसमें पंजाब ने कहा था हम कोवैक्सीन नहीं लगाएंगे। छत्तीसगढ़ के सिंहदेव जी तो आके बकायदा टीवी में बैठकर कह रहे थे कि हम, बघेल जी बकायदा चीफ मिनिस्टर टीवी पे कह रहे थे हम किसी भी कीमत पे कोवैक्सीन नहीं लगाएंगे। आज क्यों कह रहे हैं और लाओ और लाओ? आज से 1-2 महीने पहले आप कह रहे थे हम वैक्सीन लगाएंगे नहीं। ये कमाल की बात है। ठीक है, तो वक्त की कमी है, जल्दी से 2 लाइन का कमेंट। सुप्रिया जी 2 लाइन का कमेंट। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, तो क्या आपने अपनी वैक्सीन स्ट्रैटेजी, तो क्या भाजपा ने अपनी वैक्सीन स्ट्रैटेजी हमारे वजह से बनाई थी, इसलिए देश में किल्लत हो गई? आज सीरम इंस्टीट्यूट अमेरिकन नहीं, मैं तो इतना ही कहूंगा, आप लोग भी वैक्सीन लगवाइए और आदरणीय राहुल जी से भी कहिए, वो 45 साल से ऊपर है, वो वैक्सीन लगवा ले। अगर जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्ति लोगों के मन में शंका पैदा कर रहे थे तो उसकी जवाबदेही बनती है सुप्रिया जी। नहीं, देखिए आपने बहुत ही तर्कों के साथ पूरी बहस की है, आपकी हर बात सही रही है, लेकिन ये कह देना कि इन्होंने कहा था कि आप हमारी वजह से नीति बना रहे थे, लोगों के मन में शंकाएं पैदा की गई। अगर एक मुख्यमंत्री कहेगा मैं नहीं लूंगा ये वैक्सीन, तो लोगों पर असर होगा नहीं होगा? तो अंजना जी, उस लॉजिक के अनुसार तो अमित शाह जी मास्क नहीं पहनते थे, तो क्या लोगों को मास्क नहीं पहनना चाहिए? नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर को 1,75,000 का फाइन लगा क्योंकि उन्होंने 13 लोग अपनी बर्थडे पार्टी में बुला लिए थे। हमारे यहाँ कोई कर सकता है 2,000 का फाइन अमित शाह जी? ठीक है, जल्दी से संबित जी 2 लाइन में इसका जवाब। क्या बात, ब्रेक के लिए रुकना है। ठीक है संबित जी 2 लाइन में। राहुल गांधी भी कल, राहुल गांधी भी बंगाल में कल इतनी बड़ी रैली कर रहे थे, राहुल गांधी भी कल इतनी बड़ी रैली कर रहे थे, लगा देते हैं फाइन राहुल गांधी के ऊपर। देखिए जिस मंच पर अमित शाह जी और प्रधानमंत्री होते हैं, सारे लोग वहां पर टेस्टिंग होने के बाद ही मंच पर जाते हैं, इंक्लूडिंग अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी। वो बहस अनंत है, लेकिन ये वायरस जिस तरह से प्रहार कर रहा है वो सबको दिख रहा है। सवाल तो ये है कि हमारे पास क्या एक्शन प्लान है, सरकारों की जो नाकामी दिख रही है उन सब पर क्या हम स्ट्रैटेजी बदलने के लिए कर रहे हैं। और वो सवाल जो हमेशा हम पूछते रहे हैं कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था को जिस तरह से इस देश में पूरी तरह से नाकाम किया गया है, आज हालात ये है कि महामारी के दौरान समझ में आ रहा है कि न जिंदगी की न मौत की किसी का सम्मान नहीं रह गया। आज देश के हालात समझाने हैं तो बस ये नाम जो हमने शो का रखा था, कोरोना नीति गुल और राजनीति फुल। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।